Tell me what we did in the last class. बताइए सभी लोगों का। असेंबली लेवल लैंग्वेज नहीं कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे ना असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या कर रहे थे हम लोग? नोट नहीं बन रहा है, सब हम समझ गए। No one is making any notes. Nobody has any indulgement in the studies. सब लोग केवल मस्ती कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं आप लोग। बहुत भयंकर आप लोगों को इसका परिणाम भुगतना पड़ जाएगा, ये आप समझ लीजिए। जितना ऐश करना आप लोग कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाइए, पढ़ाई भी तो करना है, वो भी कीजिएगा ना कि नहीं कीजिएगा? आपको ये पता नहीं है कि मैंने क्या क्लास में बताइए। दिस इज शेयर न्यूसेंस। मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को कि क्या मैंने पढ़ाया था। मैंने जो है लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था सर जी लेवल लैंग्वेज के बारे में, और असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम लोग आगे पहुंच चुके थे, और हम लोगों ने ये भी खत्म कर लिया था असेंबली लेवल लैंग्वेज में कि किस तरीके से जो आपका कोडिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, किस तरीके से असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोड्स लिखते हैं, उसके निमोनिक कोड्स क्या होते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से सिंबल्स को चेंज किया जाता है फ्रॉम जो आपका जो एक्चुअल कोड है हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में कैसे चेंज किया जाता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने कर दिया है। मैंने आपको एग्जांपल्स भी कुछ भेजे थे और मैंने कहा था कि उसका नोट्स बना लीजिएगा। आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन और नॉट, आई डोंट नो। मेरा काम है आगे पढ़ाते जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो फिर आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पढ़ना तो आप ही। लेट्स स्टार्ट अप। और ये मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि अगर आप लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं और अटेंडेंस बनाते हैं, तो दे आर गोइंग टू सफर। आई हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लास, तो nobody can say that I was present or I was not present, और कोई ऐसा कुछ कह नहीं सकता मुझे। तो अगर मान लिया कि अभी आप देखिए कि बहुत कम लोग ज्वाइन किए हुए हैं, अगर लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो फिर उनको मार्क्स मैं नहीं दे पाऊंगा आउट ऑफ 10। मैं क्लियरली बता रहा हूं आप लोगों को, और मैं बार बार रिपीटेडली इस चीज को बोल रहा हूं, लोग समझ नहीं रहे हैं। आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट। चलिए लेट्स स्टार्ट। हमें सब रूटीन्स करने थे, असेंबली लैंग्वेज में सब रूटीन्स करने थे, और सब रूटीन्स मैंने पहले से बताया हुआ है कि क्या होता है सब रूटीन्स। क्या होता है सब रूटीन्स बताइए। एनीबडी हु कैन टेल मी व्हाट इज अ सब रूटीन? काजल, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर सब रूटीन्स? कोई आइडिया है आप लोगों को सब रूटीन्स का? तो बताइए। मैंने पहले भी बताया हुआ है सब रूटीन कॉल्स। एनीबडी हु कैन टेल मी? हरेंद्र, तन्नू, कृष्णा, जो जिनको भी बताना है बताइए। हाँ बोलिए, वो कौन बोल रहे थे? Sir, in subroutine, the control unit execute a complete program is called a subroutine.
एक बार प्लीज कम अगेन। Sir, subroutine the control unit begins execute the complete program. ओके, आप मुझे हिंदी में समझा। Subroutines are sequence of programs that perform a specific task. यस, सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। और कुछ होता है? और सब रूटीन्स में मैंने बहुत कुछ बताया है पहले। Subroutine control unit begins executing a complete program called a subroutine program. नहीं, आप चलिए ठीक है, ये डेफिनेशंस है, ये बुकिश लैंग्वेज वाला जो डेफिनेशंस है वो है। आप मुझे समझाइए कि क्या होता है। यू डोंट हैव टू मग अप, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। समझाइए, बताइए क्या होता है। सबरूटीन एक प्रोग्राम है जो इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस में होता है और एक विशिष्ट टास्क को पूरा करता है। जैसे सबरूटीन एक इंस्ट्रक्शन का समूह होता है ठीक है, जिसका बार बार उपयोग प्रोग्राम को अलग अलग लोकेशन में किया जाता है। वेरी नाइस, ये बढ़िया है। और कुछ, और कोई? देखिए क्या होता है, क्या सब रूटीन्स बेसिकली क्या होता है कि सब रूटीन्स में हम लोग ये सेट ऑफ एक प्रोग्राम के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, अगर मान लिया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको देखिए तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस किया जाता है। कौन सा आपका जो इंस्ट्रक्शन है किस समय एग्जीक्यूट होगा वो इसमें डिफाइंड होता है। तो जनरली क्या होता है कि वो सीक्वेंस जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। बात समझिएगा, जो मैं कह रहा हूं उसको, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बात यह है कि आपका जो सब रूटीन होता है वो जनरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, लेकिन जब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्या सीक्वेंशियली वही रहेगा। इंस्ट्रक्शंस 1 2 3 4 अगर ऐसे मार्किंग की गई है, ऐसे आया हुआ है, तब वैसे ही एग्जीक्यूशन होगा? नहीं, इट विल डिपेंड अपॉन द कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हम डालेंगे। जैसे आप लोगों ने अभी सी प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो उसमें कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो सी प्रोग्रामिंग आप करते हैं उसमें फॉर लूप लगाते हैं, इफ स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं, स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। तो उसमें करते क्या है, उसमें होता यह है कि आप लोग कई सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। जैसे फॉर लूप लगाया तो कोई सेट ऑफ जो स्टेटमेंट है वो रिपीट हो रहा है 5 बार 10 बार, जितने बार भी आप रिपीट करना चाहते हैं। इफ स्टेटमेंट लगाया तो उसमें ट्रू और फॉल्स जैसी कंडीशन मौजूद होती है। स्विच स्टेटमेंट लगाया तो कुछ ऐसे केसेस बनते हैं, स्विच लगाया तो उस पर्टिकुलर स्विच के साथ केस होते हैं, केस 1 केस 2, तो केवल जो केस रिक्वायर्ड है वही एग्जीक्यूट होता है, बाकी की चीजें रिक्वायर्ड जो यूज नहीं होती हैं। तो ये सब जो है द्वारा किया जाता है। तो ये तो पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं उस पर आधारित है ना, उस पर आधारित नहीं है जिसमें कि हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज में ये आधारित नहीं है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी तो यही चीजें होती होंगी। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर, वही चीजें हम लोगों को पढ़नी। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को?
बोलिए वर्षा, काजल, आकांक्षा, समझ में आया? रिया कहाँ गई है? यस सर। Yes, sir. जितना भी देर देखिए क्लास होता है, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। आई नो आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल जोन में हैं, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हैं, घर पे हैं, आराम से सोफे पर, बेड पर लेट के, उल्टा लटक के आप लोग कैसे क्लास कर रहे हैं, आई डोंट नो। प्लीज कम आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, ट्राई टू रीड इट, ट्राई टू स्टडी इट, बहुत जरूरी है आपके लिए। और ये थर्ड सेमेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां से आपकी कंप्यूटर साइंस शुरू होती है। प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सब रूटीन्स लिखा हुआ है। सब रूटीन इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम। ये होता कैसे है? एक प्रोग्रामिंग एक्टिविटी के द्वारा होता है। तो सब रूटीन क्या है? एक पीस ऑफ प्रोग्राम। सब रूटीन इज अ पीस ऑफ प्रोग्राम कोड्स दैट परफॉर्म्स सम पर्टिकुलर फंक्शंस। कुछ ऐसे फंक्शंस को वो परफॉर्म करता है। वो फंक्शन हो सकते हैं, प्रोसीजर हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। A subroutine must behave inline execution। मतलब इनलाइन एग्जीक्यूशन कहने का मतलब कि जो आपका नेचुरल फ्लो है डेटा का या इंस्ट्रक्शंस का, जो नेचुरल फ्लो है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, उसी को नेचुरल फ्लो बोलते हैं। तो सब रूटीन क्या है? वो ऐसा ही होना चाहिए कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही काम करे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा लेकिन है, और वो लेकिन से ही सारा काम बनता है। सारे काम जो है उसी लेकिन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आपका नेचुरल फ्लो अगर इंस्ट्रक्शंस का होगा तो उस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो ये फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कैसे फाइंड आउट होगा? कि हमें अगर मान लिया कोई इंस्ट्रक्शंस दिया है, हमें 5वां इंस्ट्रक्शन करना है, 10वां इंस्ट्रक्शन, पहला दूसरा तीसरा के बाद 5वां करना है, फिर 8वां करना है, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं? जितनी हमें जरूरत है कोड की, वही कोड हम एग्जीक्यूट करवाएंगे। बाकी की कोड को हम क्यों एग्जीक्यूट करवाएंगे? अगर मान लिया हमने मैथमेटिकल फंक्शंस लिखा है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो व्हाई वी विल गो फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन? वी डज नॉट रिक्वायर इट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है सब रूटीन्स का प्रयोग करते हैं, और इसी वजह से हमारा सारा जितना भी प्रोग्राम में काम होता है वो सब इसी की वजह से होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स। ऑब्वियसली जब आप सब रूटीन्स का प्रयोग करते हैं, इट शुड नॉट अफेक्ट अदर इंस्ट्रक्शंस। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड, यहाँ पे देखिए, इट मस्ट डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली, अलग से वो काम करना चाहिए। Which registers will be changed, which will not after the call। तो वो जो है प्रोग्राम में चेंजेस ना करे। मल्टीपल आर्गुमेंट्स हम लोग दे सकते हैं सब रूटीन में। शुड अलाउ अ कॉलर टू पास मोर देन वन आर्गुमेंट। मल्टीपल आर्गुमेंट्स इसमें होते हैं। तो सब रूटीन्स के और भी चीजें, जैसे यहाँ पे सीपीयू मस्ट प्रोवाइड कॉल रिटर्न मैकेनिज्म। कॉल और रिटर्न मैकेनिज्म कहने का मतलब, या आप लोग कई बार देखते होंगे कि रिटर्न फंक्शन लिखते हैं, रिटर्न 0 लिखते हैं, या फिर डिफरेंट जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप यूज कर रहे होते हैं उसको यूज करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड कॉल रिटर्न मैकेनिज्म। तो ये कॉल रिटर्न क्या है? सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल क्लियरली मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो ये क्या करता है? एड्रेस को सेव कर लेता है। और ये जब मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेव द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड का मतलब ही है कि यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर आएगा, इसीलिए मैंने बगल में पीसी लिख दिया। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर इज सच जिसमें कि आपका करेंटली जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं उस रजिस्टर को वो एक्टिवेटेड रहता है।
ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, इसीलिए जो है आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। of the caller so that when returned it can resume execution of the next instruction। वो इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि बाद में जब भी आपका जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फिर से वो लिया जा सके। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। अ रजिस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, क्या है ये? सब रूटीन एक रजिस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म भी है, मतलब रजिस्टर को बचाता भी है। हाउ टू सेव द वैल्यूज ऑफ द रजिस्टर, ये देखता है कि रजिस्टर्स में जो वैल्यू प्रोवाइडेड की गई हैं वो सब कैसे सेव हो पाएंगी, किस तरीके से उस पर हम लोग काम कर पाएंगे और कैसे उस वैल्यू को रिस्टोर किया जाए। तो सब रूटीन का बहुत बड़ा महत्व है, फैक्टर है, जो कि इट हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोग्राम। आर्ग्यूमेंट पासिंग कन्वेंशंस, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास किए जा सकते हैं। तो बेसिकली इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कॉलर एंड द कॉली। जो कॉल, जिसको कॉल किया जा रहा है या जो कॉल कर रहा है, तो जो कॉल कर रहा है उसको कॉलर कहते हैं और जिसको कॉल किया जा रहा है उसको कॉली कहते हैं, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कॉल रिटर्न मैकेनिज्म में कुछ चीजें हैं। टू स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, कॉल एंड रिट, मतलब कॉल और रिटर्न। यूज कॉल टू कॉल अ पर्टिकुलर सब रूटीन, किसी पर्टिकुलर सब रूटीन को कॉल करना है तो हम लोग कॉल का प्रयोग करते हैं। और रिटर्न का प्रयोग तब हम लोग करते हैं जब सब रूटीन से रिटर्न करवाना है वैल्यू। दोनों के दोनों जो है थोड़ा सा समय लेते हैं, इसीलिए इन लोगों को डिले स्लॉट भी कहा जाता है। बोथ हैव अ डिले स्लॉट। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ग्लोबल सब ए, सब ए, ये सब ए मतलब सब रूटीन हो गया। सेव्स एसपी स्टैक पॉइंटर है और ये आपका सब रूटीन है। यहाँ पे कॉल सब बी, यहाँ पर सब रूटीन बी को कॉल किया जा रहा है। सब रूटीन बी क्या है? यहाँ पे डिफाइंड है बगल में, सब रूटीन बी सेव एसपी 64 एसपी। अब यहाँ पर जो है सब रूटीन डिफाइंड। तो यहाँ पर जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ से सीधे इस सब बी के पास चला जाएगा, फिर इसको एग्जीक्यूशन करेगा, तब वापस आएगा इसी को, और फिर उसका नीचे कंटिन्यू करेगा। तो इसी को सब रूटीन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड सब रूटीन। पूरा मैकेनिज्म आपका यही है कि जब आपकी इसको जरूरत पड़े तो वो जहां पर से जरूरत पड़े उसको जो है आप एज अ फंक्शन उसको इंक्लूड कर लें, एज अ स्ट्रक्चर उसको इंक्लूड कर लें और काम करने के बाद वापस वहीं पे आ जाएं। यहाँ से सब रूटीन बी है तो सब रूटीन बी के पास चला जाएगा, इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर एग्जीक्यूशन करने के बाद वापस यहीं पे आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब रूटीन। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको सामने प्रेजेंट किया गया है और आप ऐसे ही लिखेंगे। आपसे जब पूछा जाएगा यू विल हैव टू राइट द सेम। कोई जरूरी नहीं है कि यही एग्जांपल लिखें, आप कोई भी एग्जांपल लिखिए, लेकिन एग्जांपल ऐसा ही होना चाहिए कि सामने पता चले कि सब रूटीन किस तरीके से काम कर रहा है। इवैल्यूएटर्स केवल इवैल्यूएट करते हैं, आपके कॉपी में जो लिखा हुआ था है उसी को इवैल्यूएट करेंगे ना। ये नहीं समझेंगे कि आप ये जानते हैं पर आप लिख नहीं पा रहे हैं। वैसा अगर होने लगा तब तो सबको मार्क्स देना पड़ेगा। तो इवैल्यूएटर्स यही करते हैं कि आपको जो पता है वही कॉपी में है, उसके अलावे वो लोग नहीं जानते हैं कि कुछ और भी चीज आप जानते हैं। आगे देखिए रजिस्टरिंग एंड सेविंग। सब रूटीन्स का कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे सेविंग होता है, रजिस्टर को कैसे सेव करते हैं, रजिस्टर को कैसे बचाते हैं या फिर उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, सब रूटीन मस्ट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर विच रजिस्टर्स विल बी चेंज्ड। सब रूटीन क्या करते हैं? दे मस्ट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर विच रजिस्टर विल बी चेंज्ड। कौन सा रजिस्टर कब चेंज कर दिया जाएगा ये
सब रूटीन में डिक्लेयर रहता है। जैसे आपको जो एग्जाम्पल है पहले का, अब आप देख लीजिएगा, पहले का एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सब रूटीन ए है, यहाँ पर आपका 96 था डेटा, यहाँ पे 64 है डेटा। देयर इज अ चेंज इन द डेटा, और ये डेटा किसी न किसी रजिस्टर में ही स्टोर होगा। तो यहाँ पर से सब बी जब किया गया तो उसी एसपी में जो आपका ये जो वैल्यू स्टोर होगा वो आपका 64 हो जाएगा। तो देयर विल बी अ चेंज, वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। तो सब रूटीन मस्ट explicitly declare which register will be changed and which won't. Subroutines also needs to use registers for computations. कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो कि रजिस्टर में यूज होगा कंप्यूटेशंस के लिए। टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट्स, कुछ अगर साइड इफेक्ट भी है, जैसे मान लिया कि कुछ मॉडिफाई हो जा रहा है रजिस्टर्स में, तो वी विल हैव टू सेव दस वैल्यूज। अगर मान लिया वैल्यूज में चेंजेस आ रहे हैं तो उस वैल्यूज को सेव करना होगा, उसी के लिए वो भी सब रूटीन्स में होना चाहिए, क्योंकि जो नए वैल्यूज लिए गए हैं वो कुछ और हैं, तो उसी को सेव करना होगा। पहले वाले वैल्यूज को हटा करके नए वाले वैल्यूज को सेव करना होगा। इन मोस्ट सीपीयू वी विल पुश एंड पॉप वैल्यूज। मैक्सिमम जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं वो पुश और पॉप का प्रयोग करते हैं। और पुश और पॉप किस में होता है? एनीवन? पुश और पॉप किस में होता है? पुश और पॉप आपके स्टैक में होते हैं, समझ रहे हैं? स्टैक में होते हैं। तो स्टैक क्या होता है? स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो अ रजिस्टर। स्टैक में मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्टैक होता है वो क्या होता है? वो आपका फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो। बताया था ना मैंने? नहीं बताया था? कोई कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग। रिया, नहीं बताया था मैंने स्टैक के बारे में? आप लोगों तक मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? चलिए, एनीवेज आई डोंट थिंक कि मैंने नहीं बताया है। मैंने सब कुछ बता रखा है आप लोगों को, आप लोगों को बस पढ़ना है। और हाँ, ये भी चीज़ है कि आपके जो वीडियोस हैं वो सारे VCS सॉफ्टवेयर में डाल दिए जाते हैं, वो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं दोबारा। तो रजिस्टर सेविंग में और भी चीज़ें हैं। टू रिड्यूस द साइड इफेक्ट ड्यू टू मॉडिफाइंग रजिस्टर्स, we will save values in registers before doing anything and restore back the before return. जब हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करते हैं? जो पहले वाली वैल्यूज है उसको फिर से रिस्टोर कर देते हैं। काम कर लिया, पहले वाली वैल्यूज है उसको फिर से स्टोर कर दिया। तो ये चीज आपका रिस्टोर इंस्ट्रक्शंस में होते हैं। नेक्स्ट क्या है? सेव करना, मतलब एलोकेट स्पेस इन स्टैक एंड सेव रजिस्ट्रेशन। सेव एलोकेट कहने का मतलब की है ये जो आपका रजिस्टर्स है उसका एलोकेशंस प्रॉपर्ली होना चाहिए। एलोकेशंस कहने का मतलब ये है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो एलोकेशंस जो है वो सही से होना चाहिए। सबको जो एड्रेसेस हैं, जिस एड्रेस पर्टिकुलरली जिस एड्रेस में काम होना है उस एड्रेस को कंप्लीट कर ले। ये सारी चीज़ है। रिस्टोर में क्या होता है कि इट डी एलोकेट्स स्पेस एंड रिस्टोर्स रजिस्टर्स इन स्पेशल वेज। तो कई बार जो है जो पहले की जो वैल्यूज हैं वो फिर से अगर हमें चाहिए तो वो रिस्टोर करना पड़ता है। नए वैल्यूज के साथ काम करने के बाद पहले वाले वैल्यूज को वो वापस ले लेते हैं। पुशिंग एंड पॉपिंग आपको मैंने बताया है कि स्टैक में होता है और ये स्टैक काफी टाइम लेता है ना। स्पार्क जो है आपका कॉन्सेप्ट है, रजिस्टर विंडो का कॉन्सेप्ट है, SPARC बोलते हैं इसको।
विच इज परफॉर्म्ड बाय सेव एंड रीस्टोर के चलते जो है ये परफॉर्म होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्पार्क में करीबन जो है 8 ग्लोबल रजिस्टर्स होते हैं और 128 जनरल रजिस्टर्स होते हैं। 8 ग्लोबल रजिस्टर्स और 128 जनरल रजिस्टर्स होते हैं। और जनरल रजिस्टर्स ओनली 24 रजिस्टर्स आर एक्टिव एंड मैप्ड एट एनी टाइम। जनरल रजिस्टर्स में ये याद रखना है कि 128 में से जनरली 24 रजिस्टर्स ही हमेशा मैप्ड होते हैं और काम करते रहते हैं। तो 24 + 8 दोनों मिलाकर के 32 रजिस्टर्स अवेलेबल है। 24 + 8 = 32 रजिस्टर्स। तो ये हमें याद रखना है कि स्पार्क में आपका जो स्पार्क रजिस्टर्स है उसमें 8 + 24 रजिस्टर्स होते हैं। टोटल 32 रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं जिनको कि एक्टिवली मैप किया जाता है। द मैपिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड रजिस्टर विंडो। जो मैपिंग मैकेनिज्म है उसको रजिस्टर विंडो कहते हैं। और वही नहीं, आपका जो स्पार्क है इट हैज़ 2 इंटरनल पॉइंटर्स, एक CWP जिसको करंट विंडो पॉइंटर कहते हैं और एक WIM जो कि विंडो इनवैलिड मार्क कहते हैं। याद रखना है इसको। स्पार्क कैसे काम करता है? तो स्पार्क जो होता है वो आपका देखिए इसमें आपको WIM और मैपिंग सब यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से WIM और मैपिंग जो है आपको दिख रहा हो। यहाँ पे मैपिंग और WIM, तो WIM जो होता है वो और यहाँ पे मैपिंग दोनों दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे 24 रजिस्टर्स हैं और यहाँ पर आपके ग्लोबली कैसे किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया गया है I0 से I7। I0 से I7 मतलब क्या हो जाता है 8। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़ा सा जो है आप लोग पहले पढ़ लीजिए तब इसमें घुसेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है आपका, तो बेहतर होगा कि हम लोग उसको ढंग से उसको पढ़ाएं क्योंकि ये अभी कंटिन्यू होगा और इतना जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसको नए क्लास में हम लोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो होपफुली आप लोगों को अभी तक जितना भी मैंने बताया है उतना समझ में आया होगा, तो उसको आप लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SPRC से शुरू करेंगे, है ना। आकांक्षा ने पूछा है मैपिंग क्या होता है। मैं बता रहा हूँ मैपिंग क्या होता है कि मैपिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी एड्रेस को किसी भी रजिस्टर को एड्रेसिंग करते हैं तो उसको मैपिंग कहा जाता है। मतलब किसी भी रजिस्टर को अगर कोई एड्रेस नंबर दिया जाए तो वो मैपिंग कहलाता है। ये आपका थोड़ा सा जो भी आपका रजिस्टर है उसको अगर हम लोग एड्रेस प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग मैपिंग कहते हैं। और यहाँ पे जो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं 32 रजिस्टर्स जो होते हैं वो सारे जो हैं यहाँ पे शो किए जाते हैं कि किस तरीके से आपका जो मैपिंग है या एड्रेसिंग टेक्निक है उसको कहा जाता है। तो ये जो मैपिंग है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ एड्रेसिंग मोड्स में। तो जो एड्रेसिंग मोड्स आप लोगों को है उसमें वो टोटल वही है किस तरीके से एड्रेसिंग की जा रही है और वही आपका मैपिंग भी कहलाता है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।